आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो करवा दिए थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आइए ज़रा देखते हैं कि 12.5 की स्टेटमेंट क्या कहती है। 12.5 की स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। ये पूछ रही है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस। इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, वजह बताइए व्हाई। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डिफरेंट केसेस पढ़े। हम लोगों ने ऐसा केस भी पढ़ा जिसमें एक अकेला पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिखती हैं, सारी लाइंस स्ट्रेट हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरह दिखती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से दिखती हैं। और अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो, दोनों पॉजिटिव जैसे फॉर एग्जांपल, तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिखती हैं। अच्छा, इन चारों केसेस में आपने एक बात नोट की, वो बात ये है कि कहीं किसी भी केस में आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कहीं पर भी आप देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, करीब करीब हो सकती हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर रही। वो इसी की वजह पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक पुरानी बात याद कराता चलूँ, और वो बात ये है कि हम लोगों ने देखा कि कुछ चीज़ें कर्व पाथ में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये शख्स जो है एक धागे से इस स्टोन को बांध कर घुमा रहा है, तो ये स्टोन का जो पाथ है आप देख रहे हैं, ये क्लियरली एक कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ है। इस कर्व पाथ के अंदर किसी भी पॉइंट पर इस स्टोन की वेलोसिटी कहाँ होगी? तो याद रखिएगा, इस स्टोन की वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है अलोंग टेंजेंट होगी? क्योंकि जब किसी भी पॉइंट पर ये जो स्ट्रिंग है ये टूट जाए तो स्टोन जो है उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाता है। यहाँ से हमने क्या सीखा था कि अक्सर हमारे पास चीज़ें जो कर्व में मूव कर रही हों तो उनकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी डायरेक्शन उस कर्व के टेंजेंट में हो सकती है। यही कुछ इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हुआ। ज़रा ये वाला केस देखिए जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर आप देखें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी भी नज़र आएंगी जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन हम यहाँ पर फोकस करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो कि आप देख रहे हैं एक कर्व है। अब देखें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व हो तो मैं फिर कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब कर्व हो तो उसकी इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कहाँ होगी? तो वही रूल, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट ज़रा देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व आपको नज़र आ रही है। मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर देखना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। और अगर मैं इस पॉइंट पर देखना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो ये बात भी हम लोगों ने सीखी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ना हो बल्कि कर्व हो तो फिर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका आसान आंसर है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये क्यों नहीं करती क्रॉस? इसको जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उनको एक दफ़ा क्रॉस करवा के दिखा दें और देखें उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी बुनियाद पर फिर हम आंसर देंगे कि इनको क्यों नहीं क्रॉस करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, इमेजिन करते हैं एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी चीज़ हम इमेजिन करते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिन कर लेते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये पॉइंट देखें, इमेजिन करें मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब क्योंकि दो कर्व्स हैं, मैं थोड़ी देर के लिए एक कर्व को भूल जाता हूँ। ज़रा इस कर्व के लिहाज से देखूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ होगी? अलोंग टेंजेंट। आइए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर हुई। अच्छा, ज़रा इमेजिन करें अगर हमारे पास पहली कर्व को मैं अब थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दूं और दूसरी कर्व के लिहाज से देखूं, तो दूसरी कर्व के लिहाज से इस पॉइंट पर टेंजेंट ये बनता है स्टूडेंट्स। और अगर हम इस टेंजेंट के लिहाज से देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हुई। नाउ जरा स्टूडेंट, आप लोगों ने बात नोट की, एक ही पॉइंट है लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज की दो डायरेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताती है कि चार्ज कहाँ को जाएगा।
उसको कहाँ को फोर्स लग रही है। यानी अगर एक चार्ज यहाँ पर मौजूद हो तो एक चार्ज के ऊपर दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज की डायरेक्शंस हैं। यानी कि ये तो ऐसे लग रहा है कि एक चार्ज जो है वो दो डायरेक्शंस में जाएगा। क्या एक चार्ज दो डायरेक्शंस में जा सकता है? ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि ये बात मुमकिन नहीं है तो हम कहेंगे इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने पर एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, और जो कि एक्चुअली में मुमकिन ही नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी ज़्यादा दी है ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें। आंसर इसका बड़ा सिंपल है। तो आंसर में आप यही लिखेंगे कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। और वजह क्या बताएंगे? बिकॉज अगर उन्होंने क्रॉस किया, इफ दे क्रॉस ईच अदर, अगर उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया तो क्या होगा? देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E would have two directions at a point। एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, which is physically not possible, जो कि मुमकिन ही नहीं है। तो ये हो गया जी इसका आंसर। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास 12.5 की स्टेटमेंट। आइए जरा देखते हैं 12.6 की स्टेटमेंट क्या कहती है। नाउ स्टूडेंट्स, 12.6 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। कहता है इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ज़रा स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट एरिया रखूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं इस एरिया में से। लेकिन अगर यही वाला जो एरिया है यूनिट एरिया, इसको मैं किसी और जगह पर रखूँ इसी फील्ड के अंदर, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर उतनी लाइंस पास नहीं कर रही। इसे कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करना है, लेकिन आगे वो एक कंडीशन दे रहा है, और वो कंडीशन क्या है? फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द बहुत सी फील्ड लाइंस हैं जो मैंने अभी आपको 3D में दिखाई हैं। यहाँ मैं उनका 2D व्यू बना देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, बच्चों को ये चीज़ कंफ्यूज इसमें क्या करती है, छोटी सी बात है, उसको समझ लें तो आपकी सारी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। वो ये है कि वो कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात सबको समझ में आती है कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ लाइंस करीब है, आगे जाकर लाइंस दूर हो रही हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर वो आगे क्या कह रहा है? उसकी फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या ये सारी फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में पास कर रही हैं? तो अगर आप देखें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ये इधर को पॉइंट आउट कर रही है, जबकि ये इधर को पॉइंट आउट कर रही है, ये वाली फील्ड इधर को पॉइंट आउट कर रही है। ये तो सेम डायरेक्शन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ ये इंडिविजुअल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे बुक। एक्चुअली में यहाँ डायरेक्शन से क्या मुराद है? जब वो कहते हैं ना सेम डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भले जिस भी डायरेक्शन में जा रही हैं, चार्ज से दूर जा रही है ना, इसे कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। सबकी डायरेक्शन कहाँ है? सबकी डायरेक्शन बाहर की जानिब है। डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, कोई इधर को बाहर की जानिब है, कोई इधर को, लेकिन है तो बाहर की जानिब। तो इस वजह से यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो सेम नहीं है। यहाँ ये इंडिविजुअल डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा, ये वैसे बात कर रहा है कि सारे बाहर को निकल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये सारों की डायरेक्शन सेम हुई, यानी रेडियली आउटवर्ड हुई। अब आगे चलते हैं जी। कहता है विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। कहता है वो जो मेरे पास एक चार्ज है, अगर मैं उसको रखूँ तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? तो मैं इसी फील्ड के अंदर एक अदद चार्ज रख देता हूँ। लो जी, ये चार्ज हो गया जो इस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, फिर हम इसको आसानी से लिख लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इस डायरेक्शन में मौजूद है। ये क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसको बताती है, किसको एक्सप्लेन करती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताती है कि अगर मैंने यहां एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो वो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे मूव करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी होगी, चार्ज उसी पाथ को फॉलो करेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह के सिनेरियो में आप देखें तो यहाँ पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा और वो इस पाथ में मूव करेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। जब वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है कि चार्ज इधर को जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब चार्ज भी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। तो अगर आप इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को रखें तो क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हैं, तो वो जो चार्ज है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जिसको आपकी बुक क्या कह रही है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो वो आपसे पूछ रही है विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? तो आप कहेंगे यस, वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है और चार्ज कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही जाता है। तो आप कहेंगे जी यस, द चार्ज will make a rectilinear motion। ठीक है जी। उसकी रीजन आप लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं as we know that a charge follow the direction of field lines। चार्ज कहाँ फॉलो करता है? फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, एंड in this case field lines कैसी हैं? field lines are straight। तो चार्ज भी कैसे मूव करेगा? बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका आंसर। अब जरा हम देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। आइए स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कि 12.7 की स्टेटमेंट क्या कहती है। इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon। अगर हमारे पास एक चार्ज्ड रबर बैलून हो, ये सफ़ेयर बैलून को शो कर रहा है और ये चार्ज्ड हो, यानी कि इसके ऊपर चार्जेस ही चार्जेस मौजूद हों, और वो चार्जेस कैसे हों ये उसने अगली लाइन में बोला है, जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूँ। कैसे जी? इफ़ बैलून इज स्फेरिकल, सफ़ेयर इमेजिन किया बैलून को, अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बराबर का चार्ज है हर जगह, चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है। तो फिर क्या अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी? वो ये पूछ रहा है, क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी? तो आइए ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको मालूम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें गाउसेस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। और गाउसेस लॉ क्या कहते हैं? गाउसेस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। गाउसेस लॉ लगाने के लिए आपको पहले कोई गाउसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, कोई इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पर भी आपके सामने एक सरफेस इमेजिन करता हूँ और वो ये सरफेस है। तो मैं एक और सफ़ेयर इमेजिन कर रहा हूँ जो असल बैलून के अंदर है, ताकि मैं गाउसेस लॉ अप्लाई कर सकूँ। तो मैं इस सफ़ेयर के अंदर, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये जो सरफेस है जिसको हम जानते हैं क्या कहते हैं जी? गाउसियन सरफेस। तो मैंने ये एक गाउसियन सरफेस इमेजिन की है। किस फॉर्म में इमेजिन की है? इन द फॉर्म ऑफ अ सफ़ेयर। अब इस पर हम गाउसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गाउसेस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको चार्ज, ये क्यू क्या है? ये
चार्ज है जो अंदर पड़ा है इनक्लोज्ड, कहाँ किसके अंदर पड़ा है, इनक्लोज्ड बाय गाजियन सरफेस। तो गाजियन सरफेस के अंदर जो चार्ज पड़ा है वो हमने इस फार्मूला में पुट करना है। तो ये Q जो है वो गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज है। और अगर हम अपनी गाजियन सरफेस देखें तो उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर है। तो Q के अंदर चार्ज 0 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास Q का आंसर 0। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं Q तो चार्ज है, इतना ज्यादा चार्ज तो पड़ा हुआ है। भाई Q चार्ज नहीं है, Q चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस है एंड देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गाजियन सरफेस। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इस चीज का कुल मिलाकर आंसर 0 आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, E मल्टीप्लाई बाय A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और A का प्रोडक्ट है और वो तो 0 आ रहा है। अब इसका मतलब जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 हो तो उनमें से कोई एक चीज तो 0 होती है। देखते हैं जी, अब या तो A 0 है, A क्या है, एरिया। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का एरिया 0 नहीं हो सकता, वरना तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चीज तो एग्जिस्ट कर रही है, गाजियन सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, तो एरिया तो 0 नहीं हो सकता। अगर एरिया 0 नहीं है फिर भी आंसर 0 आ रहा है, तो फिर एक ही बात हो सकती है कि E ही 0 होगा। तो हेंस E जो है वो 0 होगा। तो उसने यही पूछा था क्या E 0 होगा अंदर, तो हम कहेंगे यस, इसके अंदर E जो है वो 0 होगा। तो हम कहेंगे यस, E is 0 inside a charged rubber balloon। तो आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है, पहले बता देना है क्या आंसर है और फिर उसके बाद आपने उसकी मैथमेटिकल रीजनिंग दे देनी। आइए सर देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 12.8 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। इज इट ट्रू दैट गाज़िस लॉ स्टेट्स दैट। अच्छा, अगली स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा अलहदा करके 3 लाइनों में 3 हिस्सों में लिखा है। एक हिस्सा ये है, बुक ने आपकी सीधी सीधी वर्डिंग लिखी है, मैंने इसको जरा इस तरह से लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और फिर एक हिस्सा, तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए। अब ये क्या कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन कहता है क्या गाज़िस लॉ ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अभी मैंने पढ़ तो दिया, लेकिन मैं इसकी तरफ आता हूँ। पहले तो आपको मैं याद कराता चलूँ गाज़िस लॉ एक्चुअली में क्या कहता है, फिर हम देखते हैं ये स्टेटमेंट गाज़िस लॉ के मुताबिक है या नहीं। स्टूडेंट्स, गाज़िस लॉ की इक्वेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है अभी पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में कि गाज़िस लॉ क्या कहता है, किसी भी सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो किसके बराबर है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लूड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ये फाई क्या है, अगर मैं 1/ε0 को कांस्टेंट समझूं तो ये कांस्टेंट हटा दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, फ्लक्स। तो इक्वालिटी का साइन तो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन और साथ इधर क्या रह जाएगा, Q। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वो 1/ε0 जो है जो कि एक कांस्टेंट है उसको मैंने हटा दिया, तो इक्वेशन जो है वो खत्म होगी, तो उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी ने ले ली। अब ये है गाज़िस लॉ की आसान तरीन हालत, दिस इज गाज़िस लॉ। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है क्या ये स्टेटमेंट गाज़िस लॉ की है, तो हम देख लेते हैं, इसको जरा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये क्या चीज है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। देखिए मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर मैं इसके गिर्द एक सरफेस इमेजिन करूं तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास कर रही हैं। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से पास कर रही हो स्टूडेंट्स, इसको तो फ्लक्स नहीं कहते। यानी कि अगर मैं ये जो इन्होंने मुश्किल सी बात लिखी है
इसका खुलासा करूं तो खुलासा ये है कि ये सारी किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो ये तो मैंने बात आसान कर दी कि ये सारी बात क्या लिखी है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस, उसे तो फ्लक्स कहते हैं फिजिक्स के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू का तो ये साइन है। अब आगे देखते जी, नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, यानी कि आसान अल्फाज में बात करूं तो ये उस चार्ज की बात कर रहा है जो उस सरफेस के अंदर मौजूद है। तो मैं कह सकता हूं उस गाजियन सरफेस के अंदर मौजूद है, तो चार्ज इनक्लोज्ड, ये आगे हमारे पास दूसरी चीज आसान अल्फाज में। अब मैं इनके सिंबल्स अगर देखूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल तो होता है फाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज इनक्लोज का सिंबल क्या होता है? क्यू। स्टूडेंट्स ये तो यही चीज नहीं आ गई, और ये तो गाजेस लॉ था। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये गाजेस लॉ ही लिखा हुआ है, बस वर्डिंग चेंज है, थोड़ा डिफिकल्ट करके उन्होंने लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये वही बात कह रहा है जो गाजेस लॉ कहता है कि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। और ये भी क्या कह रहा है कि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, लेकिन वो फ्लक्स को सिर्फ फ्लक्स नहीं लिख रहा, पूरी डेफिनेशन लिख रहा है, और चार्ज को सिर्फ चार्ज नहीं लिख रहा बल्कि नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस पूरा लिख रहा है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालने के बजाय इज प्रोपोर्शनल टू लिख रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है इसका तो गाजेस लॉ से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखें ये गाजेस लॉ की ही स्टेटमेंट है। ये आप लोगों के पास सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स 12.9 की स्टेटमेंट बहुत आसान है और इसको सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। जरा देखिए, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहते हैं या कहाँ जाते हैं? रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं? वैसे तो दुनिया की हर चीज हाई से लो जाती है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का मामला क्या होगा स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन इसीलिए तो यहाँ अहमियत कहाँ मिला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है बाकी चीज़ों से डिफरेंट होता है। अगर आप बाकी चीज़ों को देखते हैं तो आप जानते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मेरे पास ये बॉल है, ये इस वक्त ज़्यादा हाइट पर है, तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे को जाएगी, अपनी हाइट कम करेगी, यानी कि ये ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जा रही है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा ये हाई से लो की तरफ जा रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मालूम है कि बैलून के अंदर जो है वो हवा होती है। अच्छा, बैलून के बाहर भी तो हवा ही है ना, लेकिन जब आप बैलून को खोलते हैं तो अंदर वाली हवा बाहर ही जाती है। कभी आपने देखा बाहर वाली हवा अंदर जाती हो? नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अंदर जो है वो हवा का प्रेशर ज़्यादा है, जो कि बाहर प्रेशर कम है, और हवा ने कहाँ से कहाँ जाना पसंद किया? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि आपकी बॉडी के अंदर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो माइन्यूट करंट्स हैं, लेकिन अगर आप गलती से सॉकेट को हाथ लगाएं तो आपका करंट बजाय वायर्स में जाए, वायर का करंट आप में आता है। उसकी वजह क्या है कि वायर्स में जो करंट है वो हाई पोटेंशियल पर है, जबकि आप जो है इस वक्त लो पोटेंशियल पर है, तो करंट कहाँ से कहाँ चलना पसंद कर रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती है जिसमें आप देखते हैं चीज़ें हाई से लो की तरफ ही जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखते हैं। उसको देखने के लिए हम आसान एग्जांपल लेते हैं। ज़रा इमेजिन करें, मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट जो उस पर नेगेटिव चार्ज है और एक प्लेट जो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स आपको मालूम है फिजिक्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और नेगेटिव चार्ज को जो है वो लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। तो याद रखिएगा, जो पॉजिटिव प्लेट है ये हाई पोटेंशियल पर है और नेगेटिव जो है वो लो पोटेंशियल पर है। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान में छोड़ूं तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की जो प्लेट है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव चार्ज की जो प्लेट है वो इसको रिपेल करेगी, धक्का देगी। तो पॉजिटिव के पुल करने की वजह से और नेगेटिव के पुश करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो कहाँ से कहाँ मूव किया? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दूसरे अल्फाज में लो पोटेंशियल से
हाई पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पर कहलाती है और पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पर कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बाकी चीज़ों के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। दुनिया की हर चीज़ हाई से लो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो यही बात क्योंकि बिल्कुल यूनिक है, इस तरह का बिहेवियर कहीं और देखने को नहीं मिलता, इस वजह से बुक ने इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा ताकि आपको याद रहे ये बात। तो स्टूडेंट्स इसको किस तरह से आंसर देंगे? तो आप कहेंगे कि एज इलेक्ट्रॉन tend to go from negative to positive, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। नेगेटिव को लिख दूं, लो पोटेंशियल, ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कौन सा? और पॉजिटिव को फिजिक्स में क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल। तो फिर हम कहेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो हम कह सकते हैं हेंस इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट। आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।